हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत के पास दुनिया का सबसे महानतम संविधान है। जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा की दूरदर्शिता को देखिए कि उन्होंने संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधान को ऐड किया, जिसके तहत संसद को पावर दी गई कि वो जब जरूरत पड़े आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन कर सकती है। संशोधन के अपने तरीके हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में संशोधन से संबंधित प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। और संशोधन आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग दो ही तरीके से हो सकता है, लेकिन भारत के संविधान में जो प्रथा है, परंपरा है, उसके अनुसार से 3 तरीके से संविधान संशोधन कर सकते हैं। एक ऐसा ही संविधान संशोधन हुआ जिसने भारत की जो प्रशासनिक स्थिति है, इस पूरी प्रशासनिक स्थिति को बदल के रख दिया। इस संविधान संशोधन को आप लोग 7वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है। कैसे ये आया, इसका आधार क्या बना, कैसे भारत के राज्य बने, इन सबको आज समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप इस टॉपिक को यूज़ कर पाएंगे। ये जो टॉपिक है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जो संविधान संशोधन है उनको अंडरस्टैंड करने में, इसी के साथ में जो राज्यों का पुनर्गठन है, इस राज्यों के पुनर्गठन को समझने में, और ढेर सारी चीज़ें जो हैं आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, आप अगर इस लेक्चर के नोट्स लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा और PDF के साथ में जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ये इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और आप यहाँ नोट्स एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। चलिए, ये भारत का एक मैप है। आप इस मैप को समझने की कोशिश कीजिए। प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया बिफोर 1947 भारत कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए और आज़ादी के साथ में एक और चीज़ हुई कि हमारा विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, एक राज्य अलग हमने बना दिया, पाकिस्तान। लेकिन 1947 के पहले कुछ ऐसा आपको दिखाई देता था। जब आप इस स्थिति को देखते हैं तो इस स्थिति का अगर मैं प्रशासनिक विभाजन आपके सामने करूं तो 1947 में भारत का जो प्रशासनिक विभाजन है, ये प्रशासनिक विभाजन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जैसे आज मुझे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिखाई देते हैं, लेकिन 1947 के अराउंड कुछ ऐसा दिखाई देता था। एक हिस्सा जिसको आप लोग ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, ऐसा है ना, एक क्षेत्र जिसको हम लोग ब्रिटिश प्रांत कहते थे। और ब्रिटिश प्रांत का मतलब है कि जो ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ विधानसभाएं थी, उन विधानसभाओं के माध्यम से ही शासन कर रहे थे। दूसरा हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं देसी रियासत, दूसरा जो क्षेत्र जिसको आप लोग कहते हैं देसी रियासत। और जो देसी रियासतें थीं, आप ऐसे जानते हैं कि राजा जो थे भारत के लोकल राजा, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की अधीनता स्वीकार कर ली थी, आप उनको देसी रियासत कहते हैं। और इसी तरीके से एक शब्द और आपने सुना होगा, चीफ कमिश्नरी। ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जो सेंसिटिव थे और इन पे एक ऑफिसर का शासन चलता था। जैसे आपने कमिश्नरी रूल सुना होगा, उसी तरीके से एक अधिकारी अपॉइंट किया जाता था और वह शासन करता था। तो 1947 में इस तरीके से कुछ भारत का बंटवारा, मतलब इस तरीके से भारत का कुछ प्रशासनिक विभाजन था। आज़ादी के पहले कुछ ऐसा बटा हुआ था। एक क्षेत्र जिसको आप लोग ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश प्रोविंस कहते हैं, यहाँ ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ की शासन प्रणाली का संचालन किया जाता था, विधानसभाएं वगैरह सब कुछ यहाँ पर होती थी। दूसरा आपको देखने को मिलेगा देसी रियासतें। देसी रियासतें वो होती थी जो लोकल भारतीय राजा रजवाड़े थे, जिन्होंने अपनी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। हम उनको प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत के नाम से जानते हैं। तीसरी इकाई हुआ करती थी चीफ कमिश्नरी। और चीफ कमिश्नरी की अगर आपसे कोई बात करेगा तो ये वह क्षेत्र हुआ करते थे जहाँ एक अधिकारी का शासन चलता था। जैसे आजकल आप कमिश्नरी रूल देखते हैं, वो ये कुछ प्रशासनिक विभाजन था। इसी के साथ में भारत का बंटवारा हुआ, भारत को आज़ादी मिली और भारत का बंटवारा हुआ। अब जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय अंग्रेजों ने एक चाल चली। चाल क्या चली? वो कहते हैं कि भाई हम आज़ाद तो करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश भारत को। ब्रिटिश भारत की जब भी बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ ये दो लोग आते थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जो देसी रियासतें थी ये तो स्वतंत्र थी,
ये स्वतंत्र थी। ये किसी भी तरीके से बाध्यकारी नहीं है कि इस आज़ादी के जो प्रावधान है, इन प्रावधानों को मान के कि ये भारत में शामिल हों। अंग्रेजों ने इनके सामने एक एक विकल्प रखा, आप भारत में शामिल हो सकते हैं, आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, आप स्वतंत्र रह सकते हैं। देशी रियासतों ने अपने अपने हिसाब से इस विकल्प को चुनना पसंद किया। आप देखेंगे कि उस समय भारत में लगभग 562 के आसपास देशी रियासतें थीं, 562। आपने देखा भी हुआ कि देशी रियासतों का एकीकरण किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और इन 562 रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने थोड़ा सा परेशान किया शामिल होने में, और उनको भी फिर अलग अलग तरीके से भारत में शामिल कर लिया गया। जब भारत में शामिल कर लिया गया तो फिर 1947 में ये जो प्रशासनिक विभाजन है, इस प्रशासनिक विभाजन को हमने इस तरीके से कर दिया कि भारत में आपको देखने को मिलेगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ऐसे करके भारत का प्रशासनिक विभाजन फिर 1947 हुआ, और 1947 से लेकर 1956 तक इसी तरीके का प्रशासनिक विभाजन रहा। लेकिन इस समय एक और हमको कहानी अलग देखने को मिलती है। कहानी क्या अलग देखने को मिलती है कि जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, तो आज़ादी के बाद कुछ ऐसी कहानी देखने को मिल जाती है। ये भारत बन जाता है, पूरा भारत, ये पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत बना, लेकिन भारत में कुछ रियासतें परेशान कर रही थी, उन रियासतों को भी जैसे तैसे करके शामिल कर लिया। लेकिन शामिल करने के बाद एक मांग उठती है जिसे कहते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। हालांकि इस मांग उठने के पीछे कारण भी कांग्रेस सरकार थी, क्योंकि जब अंतरिम सरकार बननी थी, जब चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस सरकार ने बार बार वादा किया था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम आपको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करके देंगे। लेकिन आज़ादी के बाद ढेर सारे चैलेंजेस सरकार के सामने थे, तो इस बात को थोड़ा सा साइड करने की कोशिश की गई। लेकिन बार बार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग चलती रही। उसके पीछे कारण भी था, जो दक्षिणी क्षेत्र है भारत का, उस क्षेत्र में आपको पता है कि बहुत स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, और अपनी भाषा को लेकर वो कंसर्निंग भी रहते हैं। और उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि आबादी जिस तरीके से उत्तर भारत में है, प्रभुत्व उत्तर भारत का रहना है, तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भाषाई आधार पर राज्यों की जो मांग है ये बड़े स्तर पर बढ़ने लगी। इतनी बड़ी कि हमको दंगे और इस तरह की घटनाएं देखने को मिलने लगी। इसी से परेशान होकर सरकार ने 1948 में 1948 में एक धर कमीशन का गठन किया। और धर कमीशन ने बोला कि अभी जो भारत की स्थिति है, ये स्थिति ऐसी नहीं है कि आप राज्य, मतलब जो राज्य हैं करंट समय में जो भारत है, ये भारत की स्थिति कुछ ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकें। अभी दूसरे हमारे पास चैलेंज है, हम उन चैलेंजेस को टैकल कर लेते हैं, इसका अभी उपयुक्त समय नहीं है। जब लोग आंदोलन कर रहे थे तो लोगों को लगा कि धर कमीशन कुछ समाधान निकालेगा। धर कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर एक कमेटी बनाई जाती है जिसको आप लोग जेबीपी समिति के नाम से जानते हैं। जेबीपी एक समिति बनाई जाती है और इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा जो समिति बनाई गई, इस समिति ने भी बोला कि भाई अभी हम तो धर कमीशन की बातों को स्वीकारते हैं कि वो समय नहीं है जिससे मतलब वो समय नहीं है कि हम बहुत आसानी से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस हमको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। जब ये बातें पूरी नहीं हो पाती हैं तो दक्षिण भारत में आंदोलन शुरू हुआ, और दक्षिण भारत में श्री रामोली पोचमल्ली के द्वारा जो आंदोलन किया गया, उसके कारण सरकार को मजबूरन 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ा, जिसको आप लोग आंध्र प्रदेश कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना। जैसे ही सरकार ने ये स्टेप लिया, इसके बाद पूरे देश में जो दंगे हैं ये बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गए। ये तो वही वाली कहानी हुई ना कि 2 बच्चे घर में रहते हैं, एक बच्चे को खिलौना ला के दे दिया है, एक को नहीं दिया है, तो हम उनसे क्या शांति की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब सभी राज्य मांग कर रहे थे, आपने एक राज्य को बना दिया, उसको शांत करने की कोशिश की, क्योंकि श्री रामोली पोर्टमल्लू की डेथ हो जाती है लगभग 58 दिन के आमरण अनशन के बाद। तो सरकार दिसंबर 1952 में अनाउंस करती है कि भाषा के आधार पर एक राज्य बना देंगे, और अक्टूबर 1953 में जाके एक राज्य बना दिया जाता है।
लेकिन जैसे ही ये राज्य बनता है पूरे भारत में दंगे फसाद बहुत बड़े लेवल पर हमको देखने को मिलते हैं। फिर सरकार परेशान होकर, पंडित नेहरू जो हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ये परेशान होकर 1953 में 1953 में फजल अली कमीशन का गठन करते हैं। फजल अली, आप इसको प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन के नाम से भी जानते हैं, भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से भी जानते हैं। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में एक कमीशन बना। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर भी इसके सदस्य आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस कमीशन की जो रिपोर्ट आती है ये 1955 में आती है, 1955 में। और इसी रिपोर्ट की सिफारिश पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन आता है और राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। अब ये रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट क्या कहती है कि 1947 की जो प्रशासनिक स्थिति थी, जिसमें 4 कैटेगरी हमने बनाई हुई थी, आप उन 4 कैटेगरी को हटा दीजिए, 2 ही कैटेगरी रखिए, एक स्टेट एक यूटी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी की कहानी हटा देते हैं। पार्ट ए में हमने ब्रिटिश प्रांत को रखा, पार्ट बी में हमने देशी रियासतों को रखा, पार्ट सी में हमने चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को रखा और पार्ट डी में एक्वायर्ड स्टेट को रखा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे ही हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद 1947 1947 से लेकर 1956 के बीच में क्या स्थिति होती है। भारत का जो प्रशासनिक विभाजन है वह प्रशासनिक विभाजन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि अब हम ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ये तो नहीं रख सकते थे, तो हमने क्या किया, पार्ट वाइज बना दिया। जो बड़े राज्य हुआ करते थे जिसको हम ब्रिटिश प्रोविंस के नाम से जान रहे थे, उनको पार्ट ए बना दिया। इसमें बीपीस को शामिल किया गया, ब्रिटिश प्रांतों को। दूसरे नंबर पर हमने जो कैटेगरी बना दी, आप उसको पार्ट बी के नाम से जानते हैं। और पार्ट बी में हमने जो छोटे राज्य हैं, देशी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट, इनको शामिल कर दिया। ठीक है। पार्ट सी में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पार्ट सी में जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इन चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को शामिल कर दिया गया और एक और बना दिया जिसे आप लोग पार्ट डी कहते हैं। पार्ट डी, ये पार्ट डी जो था वो एक्वायर्ड क्षेत्रों के लिए था, अर्जित क्षेत्रों के लिए हमने इसको बनाया था। तो 1947 से लेकर 1956 तक कुछ इस तरीके की स्थिति चल रही थी और हर एक प्रांत भाषा के आधार पर अपने राज्य के गठन की मांग कर रहा था, जो कि संभव नहीं थी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से। इतनी सारी समस्याएं, विभाजन, नई सरकार का गठन, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ देखना, लेकिन जो मांग थी वो बढ़ती जा रही थी। दंगों के बाद जब हमने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया तो पूरे भारत की स्थिति बहुत खराब। कोई स्कूल जला रहा है, कोई बसें जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है। जो संप्रदायवाद हमको देखने को मिलता है वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से देखने को मिल रहा है। सरकार ने मजबूरन, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के दोस्त थे फजल अली, उनसे बात करते हैं, भाई बहुत परेशान हूँ, और एक कमीशन बनाया, आप इसको भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये कमीशन 1953 में बना, 1953 में फजल अली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और 2 सदस्य इसमें और थे। इन्होंने देश देश घूमा, भ्रमण किया, फिर इसका समाधान निकाला और समाधान के तौर पर 1955 में 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में कई सारी बातें इन्होंने शामिल की कि 4 कैटेगरी को हटा दो, भाषा के आधार पर, पूरी तरीके से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना तो संभव नहीं है, लेकिन जो प्रशासनिक सुविधा है उस प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। इसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 7वां संविधान संशोधन आता है 1956 में और उसी के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं और धीरे धीरे करके बहुत सारे राज्य फिर बाद में बन जाते हैं। और आज हम देखते हैं कि भारत में 14 तो राज्य हैं और इसी के साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनकी जो शुरुआत है, ये शुरुआत होती है कहाँ, 1956 से। जहाँ बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे वहाँ हमने फिर छोटे छोटे राज्य बनाए, जो और बड़े राज्य थे हमने और छोटे करके प्रशासनिक सुविधा को बढ़ा दिया। क्षेत्रीय जो महत्व है उसको बढ़ावा देने के लिए हमने राज्यों को बार बार विभाजित किया। ये काम कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत कर सकती है, आर्टिकल 3 के तहत। आप मुझे बस एक बात का आंसर देना कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत के संविधान के किस भाग पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, किस भाग को ज्यादा प्रभावित किया इस 7वें संविधान संशोधन ने। तो हमने आपको बता दिया है कि 1947 में भारत कुछ ऐसा था, ये कश्मीर, पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूरा का पूरा भारत। अब आप लोग देखेंगे अगले में आपको
कि जब हम देखते हैं ये वाली जो कहानी आपको दिखाई दे रही है, ये 1956 की दिखाई दे रही है। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, तो इसकी सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 1956 को भारत का जो प्रशासनिक विभाजन है वो कुछ इस तरीके से है। स्टेट जिनको आप लोग राज्य कहते हैं, इनकी संख्या 14 थी। यूटी इनकी संख्या हमको 6 देखने को मिलती है, जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ से जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये पंजाब, ठीक है, पंजाब आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान, ये महाराष्ट्र, पूरा हमारा आंध्र प्रदेश, इधर ये मद्रास, मैसूर, केरला, फिर आप लोग देखेंगे ये उत्तर प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश, ये सीधी इससे अलग नहीं हुआ था। तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों को गठन किया गया। तो जहाँ प्रशासनिक सुविधा थी, एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी ना हो और बहुत भाषाई अंतर ना हो, उसी के आधार पर ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस मैप को देखने के बाद कि इसमें जो यूटी थे वो यूटी कौन कौन से थे। अगर आपने मैप को ठीक ठाक तरीके से देखा है तो आप इसको बता पा रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से यूटी रहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है। अब 1956 में ये बन जाते हैं, उसके बाद लगातार राज्यों का गठन होता है। मैं कुछ राज्य आपको बता देता हूँ, बाकी फिर आप लोग देख ही लेंगे। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है फिर कब का, 2000 का, 2001 का। अब इससे पहले थोड़ा सा हम वापस चलते हैं, मतलब थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे 1956 में हमने राज्य बनाए, तो 1956 में ये 14 स्टेट आपके बने, 14 स्टेट। इसके बाद सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि 1960 में, 1960 में जो हमारा बॉम्बे था, जो बहुत ही बड़ा राज्य हुआ करता था, इससे हमने 2 राज्य बना दिए। एक मुंबई बना दिया, मुंबई जो मराठी भाषी थे, और एक हमने बना दिया गुजरात, ठीक है, एक राज्य आपका बना दिया गुजरात। तो 1960 में महाराष्ट्र से अलग करके एक राज्य बनाया गुजरात। इसी साथ में आप लोग देखेंगे कि 1963 में, 1963 में जो नागालैंड है, इस नागालैंड को हमने स्टेट हुड का दर्जा देने की दिया 1963 में। इसके बाद 1966 का समय आता है, जो पेप्सू हमारा राज्य हुआ करता था पंजाब वाला, इससे एक तो बना दिया पंजाब, एक राज्य पंजाब। दूसरा आप लोग देखेंगे हिंदी भाषी हरियाणा, और एक यूटी हमने बना दिया चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। तो 1966 में आप लोग देख रहे हैं कि फिर पंजाब से अलग करके 2 हमने एक राज्य और एक यूटी बना दिया। 1963 में आपने क्या बनाया, नागालैंड। 1960 में हमने क्या बनाया, मुंबई से अलग करके गुजरात बना दिया, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1966 के बाद। फिर आप लोग देखेंगे कि 1972 का समय आता है। 1972 में फिर हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3 राज्य यहाँ पे बना देते हैं, जिसमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा है, ठीक है। यहाँ पर कौन आ जाता है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो 3 राज्य बन जाते हैं 1972 में, जिसमें आप लोग लिख देंगे, एक है मणिपुर, एक है मेघालय और एक है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। 1972 आप लोग देखेंगे इसी समय 1975 का समय है। यहाँ पर जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश को स्टेट हुड का दर्जा दे देते हैं 1975 में। 1972 में हमने 3 राज्य बनाए, फिर 1975 में आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बना देते हैं। बच्चा अगर एक आध में भूल जाओ ना तो प्लीज़ उल्टे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ईयर हैं, इनको कभी कभी याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1975 उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के देखेंगे कि जो 1987 है, इस 1987 में एक तो हमारा मिजोरम बन जाता है, मिजोरम, और एक जो गोवा है, इस गोवा को हम लोग पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे दे देते हैं 1987 में। उसके बाद कुछ ना कुछ कहानियाँ चलती रहती हैं। फिर आप लोग देखेंगे कि 2000 में आके 3 राज्य बना दिए। एक सीजी बना दिया, एक हमने बना दिया उत्तरांचल, और एक हमने बनाया झारखंड, ठीक है, झारखंड। उत्तरांचल आगे जाके उत्तराखंड हो जाता है 2003 में। 2000 के बाद फिर आप लोग देखते हैं कि सीधा 2014 आता है, 2014 में जो आंध्र प्रदेश है, इससे करके एक अलग राज्य हमने बना दिया तेलंगाना। 2019 का समय आता है, और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी हम लोग बना देते हैं। इसी के साथ में जो दमन दीव और दादर नागर हवेली है, इनका भी मर्जर कर देते हैं। इस तरीके से हर साल में कुछ ना कुछ राज्य यहाँ पे बनते चले गए, और राज्यों की जो संख्या है वो आपको देखने को मिल जाती है, 14 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। एनसीटी का कंसेप्ट भी आ गया, नेशनल कैपिटल और टेरिटरी है, जिसको हम लोग एनसीआर के नाम से जानते हैं। उड़ीसा का नाम बदला गया, बहुत सारे राज्यों के नाम भी बदले गए। ये क्रम आपका चलता रहा, लेकिन इस क्रम की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, 7वें संविधान संशोधन 1956 से। इसने भारत के राज्यों की पूरी परिभाषा बदल दी। तो इस तरीके से कुछ आपको राज्य यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं
ये पूरी कहानी हमने आपको बताई कि किस तरीके से कौन सा राज्य आपका बना। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है इसके बारे में हमको ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत के साथ इसको बनाया गया है और ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से कहीं भी, ठीक है। आप इस लेक्चर के PDF चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपडेट एंड ऑल सारी बातें मिल जाएंगी और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।